इस हफ्ते बाजार ने हर ट्रेडर से एक ही सवाल पूछा है। आप न्यूज़ देखते हैं, आप न्यूज़ सुनते हैं या आप न्यूज़ को समझते हैं? आप उसके कनेक्शंस को, उसके इम्पैक्ट को, बाजार पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसको आप एनालिसिस करते हैं और बेहतर रिसर्च के साथ तब फिर आप अपने आप को आगे स्टॉक मार्केट के किसी भी दुनिया में इन्वॉल्व करते हैं। इस प्रश्न के साथ मैं आशुतोष अस्थाना आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो महान ट्रेडर, इस बात को लेकर के आप सब जानते होंगे कि हम लोग हर शनिवार को शाम को 7:30 बजे साप्ताहिक बाजार दर्शन, जिसमें हम लोग एक सप्ताह में बाजार में क्या क्या न्यूज हुआ, उस पूरे न्यूज का सब ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म, जितना आप नाम सुने होंगे किसी अच्छे प्लेटफॉर्म का, उससे रिसर्च करके हम आप तक पूरी गहन अध्ययन करने के बाद आपको बाजार से जुड़े हुए खबर को पहुंचाते हैं, जिससे आप इस वीक में क्या हुआ यह तो पता कर ही पाएंगे और उसके आधार पर आगे का भी रोड मैप आपके सामने क्लियर होगा। तो इस हफ्ते मार्केट ने कोई एक नई कहानी नहीं चलाई, बल्कि मल्टीपल पैरेलल स्टोरीज एक साथ चलाया। जैसे आप मार्केट में इस वक्त धुरंधर देख रहे हैं, इस वक्त मार्केट में एक अलग ही हाइप है। मल्टीप्लेक्सेस नंबर ऑफ टाइम्स बुक हो रहे हैं, 24-24 घंटे मल्टीप्लेक्सेस काम कर रहे हैं। सेम उसी तर्ज पर इस हफ्ता भी ना मार्केट में कहीं ऑप्टिमिज्म था, कहीं फियर था, कहीं आशावादी थे तो कहीं निराशावादी थे, कहीं मैनिपुलेटेड थे तो कहीं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का एक साइलेंट रूल काम कर रहा था, कहीं एफआईआईज कहीं डीआईआईज के बीच में बहुत अच्छी चर्चा और परिचर्चा हो रही थी। अगर आप सिर्फ इंडेक्स को देख करके यह बात का अनुमान लगा रहे थे कि मार्केट स्ट्रांग है या मार्केट वीक है, तो सच मानिए आप पूरे पिक्चर को मिस कर रहे थे और आप एक बड़ी गलती के लिए तैयार हो रहे थे, क्योंकि न्यूज का इंपैक्ट जिस तरीके से बाजार में पड़ना चाहिए सिर्फ उतने दूर तक, उतने दायरे तक सीमित नहीं रह पाया। तो आज का जो हमारा साप्ताहिक बाजार दर्शन है, जिसमें हम बाजार का मूड तय करते हैं, उसमें यह मार्केट की सोच को, यह मार्केट के सिस्टम को, यह मार्केट के डायरेक्शन को और अगले हफ्ते होने वाले रोड मैप को, यह आपको कॉन्फिडेंस देता है, यह आपकी एजुकेशन की पिक्चर को बहुत साफ करता है। तो इसी कड़ी में हम लोग एक कदम आगे चलते हैं और चर्चा का विषय बनाते हैं ग्लोबल दर्शन को। हम इस हफ्ते दुनिया ने इंडिया को कैसे देखा है, क्या क्या दिखाया है और कैसे हिलाया है, इसकी पूरी चर्चा को हम लोग यहाँ पर ग्लोबल दर्शन में करेंगे। जहां दुनिया का मूड कैसा है इसको तो समझेंगे ही समझेंगे। फेड, जो कि पिछले YouTube वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि इस पर आपको एक बड़ा सीरियस काम करना है, इस पर एक बड़ी पैनी नजर जो है आपको बना के रखना है। वहीं आपको डॉलर और रुपए के बीच में भी एक अच्छी खासी टकरार देखने को मिली और उसका इंपैक्ट भी आपको बाजार में देखने को मिला। वहीं हम यूएस को तो कवर कर ही रहे हैं, स्पेशलाइज्ड करेंगे, लेकिन यूरोप और चाइना की भी बात को इसके अंदर शामिल करेंगे, जिससे कि आपको पूरे ग्लोबल सेंटिमेंट्स के बारे में पता चल पाए और सोमवार के आगामी मार्केट में आप पूरी तरह से तैयार हो पाए। तो इस हफ्ते ग्लोबल मार्केट का सबसे बड़ा जो अंडर करंट था वो इंटरेस्ट रेट था। इंटरेस्ट रेट की सबसे ज्यादा चर्चा परिचर्चा हो रही थी। ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस की बात किया जाए तो इंटरेस्ट रेट और ग्रोथ एक्सपेक्टेशन के बीच टग ऑफ वॉर बड़ी अच्छी तरीके से चलता हुआ दिखाई दिया। फेड साइड से अगर देखा जाए, अगर हम लोग फेड के दृष्टिकोण से देखें तो मिक्स्ड सिग्नल मिला। मिक्स्ड सिग्नल का मतलब मिला जुला रूप मिला। इन्फ्लेशन का डेटा का प्रेशर तो भाई था ही, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि फेड को आपको देखना है और आपको इन्फ्लेशन डेटा जो आ रहा है उस पर भी बहुत सीरियस नजर रखनी है यदि अगर आप स्टॉक बाजार में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं तो। अगर हम देखें तो तीसरा प्रेशर जो है ग्लोबल में था, ग्रोथ को स्लो डाउन से बचाने के लिए हर पुरजोर कोशिश कि हमारा ग्रोथ जो है ना वो स्लो डाउन न रहे, चलता रहे ना, चलने की प्रक्रिया में रहे। तो लोग ग्लोबल इन्वेस्टर्स का भी इससे माइंडसेट थोड़ा सा बदला। तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स ने क्या अपनी रणनीति को निकाला, अगर आप पीछे के पूरे एक सप्ताह का एफआईआईज डेटा देखेंगे तो आपको निचोड़ मिलेगा कि रिस्क पूरा इन्होंने लेना सही नहीं समझा, पर रिस्क से भागना भी सही नहीं समझा। इसका मतलब इनका भी सेंटिमेंट ग्लोबल सेंटिमेंट की तरह मिला जुला रहा। अगर इसका हम डायरेक्ट इंपैक्ट देखें तो इस बात को समझिएगा कि जो इमर्जिंग मार्केट्स थी वो अचानक से वॉलेटाइल हो गई, एफआईआईज थोड़े सेलेक्टिव हो गए।
कि क्या खरीदना चाहिए, क्या बेचना चाहिए, क्या सही समय होना चाहिए मार्केट में अपने आप को एंटर करने का और एग्जिट करने का। वहीं अगर आप इंट्राडे की भी बात करें तो इंट्राडे में भी स्विंग जो है वो थोड़ी शार्पन रही, थोड़ी सी वॉलेटाइल रही। तो अगर हम लोग ग्लोबल मूड को निचोड़ की बात करें तो ट्रिगर के रूप में जो था ना वो यूएस इन्फ्लेशन सबसे बड़ा था, जिसका डेटा थोड़ा सॉफ्ट आ गया, मतलब मरहम की तरह काम किया। जो लोग सोच रहे थे उस तरीके से परफॉर्म नहीं किया। यूएस का जो फेड डेटा था ना, रेट कट्स की जो एक्सपेक्टेशंस थी वो थोड़ी रिवाइव हो गई, जिससे कि जो रिस्क एपेटाइट था उसको सपोर्ट मिल गया और मार्केट को थोड़ा सा बाउंस मिल गया। अब बहुत सारे स्टूडेंट जो एकदम अभी अभी इसी वक्त हमसे जुड़ रहे होंगे, उनके लिए तो ये वाली क्लास जो है वो संस्कृत की लग रही होगी ना। तो अब इसको आपके लिए सरल कर देते हैं कि ये रेट कट्स क्या है, ये इन्फ्लेशन क्या है, इस तरीके से फेड जो है क्या कह रहा है, ये जो आपका रेपो रेट है वो क्या हो रहा है। तो इस तरीके से दो ही चीज को समझो, थोड़ा सरल करते हैं। जैसे आपकी कोई अपनी बाइंग पावर है, आपकी 10,000 रुपए की सैलरी है भाई ना, थोड़ा सा इसको सरल कर लोगे तो पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये प्रोफेशनल टॉक करेंगे तो वहां पे थोड़ा सा आप लोगों का सिरदर्द होगा। जैसे अब आप समझिए कि अगर आपके पास 10,000 रुपए ही मासिक सैलरी है, तो अब 10,000 रुपए की सैलरी में एक आता है महंगाई दर। ये जो महंगाई है ना, इसी को आप इन्फ्लेशन कहते हैं। और आपका कमाई है 10,000 और महंगाई है 20,000 रुपए की। जो आलू आप 20 रुपए किलो लेते थे, आज वो 35 रुपए किलो मिल गई। तो 35 रुपए किलो मिली तो क्या आपका 10,000 रुपए भी इसके रेशियो में बढ़ा? तो पता चलता है नहीं, हमारा 10,000 का 10,000 ही रहा, लेकिन हम जो चीज 20 रुपए केजी खरीदते थे वो 35 रुपए केजी हो गया। तो इसका मतलब है इसका सीधा असर तो आपकी जेब पे पड़ ही जाएगा ना, आपकी साइकोलॉजी पे पड़ ही जाएगा ना। तो बस यही महंगाई दर बढ़े ना, इसी को सस्टेन रखने के लिए टेक्निकल टर्म में हम अपने जो रिस्क, जो हम अपना इंटरेस्ट रेट, ये जो रेपो रेट, ये जो फेड है, ये ना कुछ नियम लाता है। और वो नियम लाता है परसेंटेज के रूप में, क्या कर देता है, लिक्विडिटी को ठीक करने के लिए, बैंकिंग का रेट थोड़ा कम कर देता है, कैश फ्लो को थोड़ा मेंटेन करने के लिए। तो बस आप ऐसे समझ जाइए कि 10,000 रुपए आपकी कमाई थी और 20 रुपए केजी आलू खरीदते थे आज तक, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा था कि आलू का रेट 35 रुपए किलो हो जाएगा। ये आपको डरा रहा था और उसी डरावट को मार्केट में कंट्रोल करने के लिए पिक्चर में कौन लोग कूदते हैं, इंटरेस्ट रेट को कम करने की चर्चा और परिचर्चा होनी शुरू हो जाती है, राइट। और अगर अभी भी आपको इसी समझ में, क्योंकि देखो भाई ये न्यूज दर्शन है तो हम यहाँ पर न्यूज को कवर करते हैं। मान लीजिए अभी भी आपको कोई चैलेंजेस हो रहा है तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग 3 भाग में आप लोगों के साथ अपने YouTube परिवार के साथ काम कर रहे हैं। पहला, आप साप्ताहिक बाजार दर्शन शनिवार को 7:30 बजे लेते हैं, जिसका मूल उद्देश्य होता है कि हम आपको एजुकेट कर सकें बाजार के न्यूज के संदर्भ में। साथ ही साथ शनिवार के बाद जो रविवार आ रहा है तो टेलीग्राम चैनल पर जाकर के जरूर जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को टाइमिंग मिल जाएगी रविवार के लिए। रविवार में आपको यह बात पता चल जाएगी कि हम लोग ट्रेड का महाशास्त्र की क्लास चलाते हैं। उस महाशास्त्र की क्लास में क्या आपको इस बार पढ़ने को मिलेगा, तो आपका होगा वॉल्यूम चैप्टर, जो कि इससे पहले आरएसआई के रूप में आप लोगों ने हम लोग से पढ़ा था। तो अब इस बार जो लाइव हम लोग पढ़ाएंगे वो किसके आधार पर पढ़ाएंगे, हम लोग पढ़ाएंगे वॉल्यूम पर। तो उसके लिए भी आप लोग जुड़ जाइए, अपने लोगों को बता दीजिएगा कि शनिवार के बाद रविवार ट्रेड की महाशास्त्र की क्लास वॉल्यूम के चैप्टर पर आधारित रहेगी और पूरी मैराथन रहेगी, पूरी खत्म होगी, राइट। और तीसरा, आप लोगों का ट्रेडिंग को संदर्भ में सोमवार से लेकर फ्राइडे तक हम लोग जो है ट्रेडिंग का महापाठ लेकर आते हैं, जिसमें हम लोग जैसे इससे पीछे इंडिया विक्स को हमने आपको पूरा ए से लेकर जेड तक पढ़ाया था, वैसे ही हम ट्रेडिंग के महापाठ को भी स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा हम आपसे समय लेकर अनाउंसमेंट भी उस पर प्रॉपर करेंगे। तो ओवरऑल फेड को लेकर के अब हम यहाँ से चर्चा को बड़ी गंभीरता से स्टार्ट करते हैं। फेड के टोन का जो ग्लोबल सेंटिमेंट था उससे थोड़ा इंप्रूव्ड हो गया। इंडियन मार्केट में भी बाइंग इंटरेस्ट आ गया, स्पेशली फ्राइडे को आपको ये मार्केट में देखने को मिला होगा। जैसे एक उदाहरण के तौर पर के समझिए, अभी मैंने आप लोगों को कहा था कि भैया आपकी मासिक सैलरी जो है वो 10,000 रुपए थी, अब तक आप 20 रुपए किलो आलू खरीदते थे, अचानक से 35 रुपए किलो आलू हो गया, तो यह सरकार के लिए डर का विषय हो गया, महंगाई दर बढ़ गई। तो अब हम आपके बाइंग पावर को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे,
आपको किसी तरीके से लिक्विड देने की कोशिश करेंगे। बैंक आपको कहेगा कि ऐसा करो भाई, अगर तुम कोई कार व्यापार कुछ करते हो तो तुम मेरे पास आओ, थोड़े कम रेट पर तुम मेरे से लो इंटरेस्ट पर जो है पैसा ले जाओ और अपना काम आगे बढ़ाओ, फिर महंगाई कम होगी तो तुम ठीक हो जाओगे। तो ऐसे करके इसका सेम यही रुझान हमारी इंडियन मार्केट में भी मिला और इसकी वजह से इंटरेस्ट जो है फिर से पैदा हो गया। तो चलिए हम यहाँ पे एक लर्निंग का लेसन आप लोगों को बेहतरीन सिखा देते हैं, जिससे कि आप हमेशा के लिए आगे के लिए भी तैयार हो जाएं। यूएस पे ही ध्यान रखिएगा, पहले मेन यूएस और बाकी काम सब पे करेगा, राइट। जब यूएस में इन्फ्लेशन का एक्सपेक्टेशन कम होता है, सिर्फ यूएस नहीं सब जगह काम करेगा, लेकिन अभी यूएस को आधार को समझाते हैं। यूएस में इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन अगर कम होती है तो इंटरेस्ट रेट का जो प्रेशर होता है वो ऑफ हो जाता है। अभी अभी मैंने समझाया कि इन्फ्लेशन रेट अगर कम है, भैया महंगाई दर कम है, तो हम आपको बुला के पैसे का इंटरेस्ट रेट काहे के लिए कम करेंगे ना। तो उससे जो इंटरेस्ट रेट का जो प्रेशर है वो क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। तो इससे क्या होती है, मार्केट में डिमांड फिर से वापस आ जाती है। फिर से आप जाते हैं और 35 रुपए किलो आलू ले लेते हैं, क्योंकि अब आपको बैंक ने बुला करके 10,000 और अपनी तरफ से दे दिया और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत मिनिमम चार्ज कर दिया। तो उससे आपका ऊपर पड़ने वाला जो इंपैक्ट था वो थोड़ा सा रिलीज हो गया और मार्केट में डिमांड और सप्लाई बनी रही, राइट। तो रिस्क एसेट्स में डिमांड स्टॉक मार्केट में बढ़ी, ग्लोबल लिक्विडिटी को थोड़ा पुश मिल गया। यही कारण है कि ग्लोबल मार्केट में थोड़ा सा इस बार मरहम का काम किया, जो कि इससे पीछे सप्ताह में नहीं था, राइट। अगर वहीं पर हम लोग चाइना को कवर करें तो चाइना को लेकर के भी एक बात याद रखिएगा कि फिजिकल स्टिमुलस एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो चाइना ने भी फिजिकल पुश का प्रॉमिस दे दिया है 2026 के लिए, जिसमें कमोडिटीज और रिस्क एसेट्स को पॉजिटिव सेंटिमेंट मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए आपको चाइना को भी इस वक्त अपने पिक्चर में 2026 के पॉइंट ऑफ व्यू से रखना ही रखना है। अब थोड़ा सोच के देखो कि आपको क्या लगता है कि इन सारी विषयों पर आपको बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करना है क्या? यकीनन करना होगा, क्योंकि एक बात याद रखिएगा, इन पर आपको पूरी चर्चा परिचर्चा दिल खोल के करना ही पड़ेगा, क्योंकि पॉलिसी का मैजिक कभी पुराना नहीं होता। पॉलिसीज जितनी भी हैं, जब भी उस पर चर्चा परिचर्चा होगा उसमें स्टॉक मार्केट में आपको कोई ना कोई हलचल होती हुई दिखाई देगी। चलो एक कदम आगे चलते हैं, इसी में थोड़ा सा करेंसीज पे भी बात कर लेते हैं कि डॉलर इंडेक्स में करेंसी का वॉर भी चलता रहा, लेकिन अगर बात करा जाए डॉलर ने पूरी कोशिश करी कि भैया हमें ऊपर जाना है, लेकिन इस हफ्ते अगर आप देखिए तो थोड़ा सा कंसोलिडेट करता हुआ आया और फिर इंडिया ने थोड़ी राहत की सांस ली, क्योंकि रुपये के ऊपर जो दबाव पड़ा हुआ था, चारों तरफ से जो गाली पड़ रही थी, पार्लियामेंट में इसकी चर्चा कर रहे थे, पूरी दुनिया में इस बारों को लेकर के चर्चा का विषय बना हुआ था। हमारे इंडिया में संसद भवन में इसके ऊपर एक बढ़िया डिस्कशन और डिबेट शुरू हो गया था। तो रुपीस थोड़ा सा अपने गले के ऊपर जो फंदा लगा हुआ था उससे थोड़ा रिलैक्स फील कर रहा है। तो इंपोर्टर्स जो है वो थोड़े फिर सावधान हो गए। आईटी और फार्मा सेक्टर, तो भैया इसका मार्जिन जो है उसकी वजह से ऑल टाइम इन लोगों को थोड़ा सा टेलविंड मिला हुआ है। अब कुछ लोगों को लगेगा कि भैया ऐसा क्यों, देखो इससे प्रीवियस क्लास में भी पढ़ाए थे, लेकिन जो लोग अभी अभी जुड़ रहे होंगे उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बता देते हैं। कोई चीज हम यहाँ से यहाँ भेजते हैं ना, थोड़ा सा इस चीज को बड़ी गंभीरता से समझिएगा, क्योंकि चीजों को आसान करना है। ये नहीं कि खाली हमने न्यूज सुन लिया, न्यूज सुनने के बाद हमारा काम हो गया, उसका इंपैक्ट अगर हमें समझ ही नहीं आएगा तो फिर उसका भी कोई बड़ा बेनिफिट आप नहीं ले पाएंगे। मान लीजिए आप यहाँ पर हैं और ये इंडिया है और यहाँ पर ये है अमेरिका है, यहाँ डॉलर चल रहा है, यहाँ रुपया चल रहा है। अगर ये साहब कम हो जाएंगे और ये साहब बढ़े हैं तो इसका मतलब है कि जो यहाँ से सामान यहाँ भेज रहा है वो यहाँ पर रुपया कम में है और वहां जाके डॉलर में उसको अच्छा मिल रहा है, जिसको मार्जिनल कट कहते हैं। और इस मार्जिन की वजह से प्रोडक्ट में इतने का है लेकिन मार्जिन बढ़ गया ना भाई, तो मार्जिन की वजह से यहाँ पर जो आईटी और फार्मा सेक्टर या जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाले दुनिया में थे उनके ऊपर इसका एक इम्पैक्ट पड़ा। तो एक बात और समझिएगा, करेंसी ज्यादा मार्केट में ना बहुत ज्यादा हेडलाइंस में नहीं आती है, ऑल टाइम ऐसी हेडलाइंस नहीं बनाती है जैसे इस बार बनाई, क्योंकि रुपए जो है एकदम लोअर फ्लोर पर आ चुका था, जिसकी अभी चर्चा आगे करेंसीज में करेंगे हम लोग। तो इसका बात याद रखिएगा कि करेंसी मार्केट में हेडलाइंस तो नहीं बनाती, पर इक्विटी मार्केट का मूड जरूर डिसाइड करती है साहब। तो इस चीज को लेकर के भी आप लोगों को थोड़ा सा अपने आप में विचाराधीन होना पड़ेगा। थोड़ा क्रूड ऑयल की बात कर लेते हैं, अगर हम लोग करेंसीज की बात करें तो थोड़ा क्रूड ऑयल की बात कर लेते हैं। क्रूड ऑयल और कमोडिटीज में देखा जाए तो क्रूड ऑयल थोड़ा सा रेंज बाउंडेड रहा,
इंडिया के लिए थोड़ा सा रिलीफ का विषय रहा। गोल्ड थोड़ा स्टेबल हो गया, ये थोड़ा सा ग्लोबल अनसर्टेनिटी के लिए एक सिग्नल मिल गया, ग्लोबल अनिश्चितता के लिए सिग्नल मिल गया। अगर जितने लोगों को ग्लोबल में गोल्ड के बारे में, ऑयल के, क्रूड ऑयल के बारे में, मतलब कमोडिटीज के बारे में ना पता हो, तो देखो भाई इस पर आपको बहुत गहन अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि इनका सीधा सीधा असर आपके बाजार पे पड़ता है। तो वहीं क्रूड रेंज बाउंड हुआ तो इंडिया के लिए रिलीफ हो गया, वहीं गोल्ड स्टेबल हुआ तो ग्लोबल अनसर्टेनिटी का इसने एक सिग्नल भी दे दिया। मेटल्स की बात करें तो थोड़ा सा सावधानी पूर्वक रहेगा, क्योंकि इसके लिए आपको थोड़ा सा दूरबीन जो है अपनी दिशा बदलते हुए किधर लगाना पड़ेगा, चाइना के लिए लगाना पड़ेगा, क्योंकि चाइना अगर डिमांड में आता है तो समझ जाओ कि फिर मेटल्स में वहां पर आपको वोलेटिलिटी देखने को मिल जाएगी। तो इसका मतलब अगर हम पूरी कमोडिटीज का निचोड़ निकालें तो इन्फ्लेशन का फ्यूचर, कॉर्पोरेट्स का मार्जिन और पॉलिसी का डिसीजन, इन तीनों पर अभी भी आपको पूरे सप्ताह पैनी नजर बनाए रखना पड़ेगा। तो अब इसी के आगे कड़ी में हम लोग इंडिया का माइक्रो दर्शन कर लेते हैं। अब थोड़ा देश के अंदर का भी हाल समाचार जान लेते हैं, बाहर के हाल चाल से अपने घर के भी हाल चाल को थोड़ा कंपेयर करके देखते हैं। तो हमारे जैसे वहां फेड साहब रोल दे रहे थे, वैसे हमारे यहाँ आरबीआई साहब रोल दे रहे हैं। यहाँ पर भी इन्फ्लेशन की चर्चा बड़ी अच्छी खासी हो रही है, यहाँ पर भी गवर्नमेंट इसी तरीके से एंटर करके वो भी इस तरीके से महंगाई दर को कैसे कंट्रोल में किया जाए उसके लिए कोई ना कोई व्यवस्था करेगा। तो चलिए इसके बारे में भी चर्चा पर चर्चा कर लेते हैं कि आरबीआई और लिक्विडिटी इन्वायरमेंट का क्या असर पड़ रहा है। आरबीआई का अप्रोच देखा जाए तो इस हफ्ते बहुत क्लियर और साफ रहा कि लिक्विडिटी को टाइट नहीं होने देंगे भैया, ग्रोथ को प्रायोरिटी पर रखेंगे साहब, सिस्टम में कैश फ्लो को बनाए रखने के लिए जो जो काम कर सकते होंगे उसको करेंगे। और इसकी खबर से जो बैंकिंग सेक्टर वाले हैं वो हर फॉल पर लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट का सीधा सीधा इंपैक्ट किस पे पड़ता है? बैंकिंग सेक्टर पे पड़ता है। एनबीएफसी में भी पैनिकनेस नहीं आया। अगर जो लोग एनबीएफसी नहीं जानते तो समझ लें कि नॉन बैंकिंग जितने भी फाइनेंशियल कॉर्पोरेट्स होते हैं उसको आप एनबीएफसी कहते हैं, राइट? जो बैंकिंग की प्रणाली की तरह काम करते हैं लेकिन नॉन बैंकिंग होते हैं, राइट? क्रेडिट साइकिल की बात करें तो वो भी थोड़ी इंपैक्टेड रही। आरबीआई पॉलिसीज की बात करें तो ईजिंग हिंट के साथ इंडिकेट कर रहे हैं रेट कट्स को। तो 2026 की बात करा जाए तो ओवरऑल थोड़ा स्लो ग्रोथ और लो इन्फ्लेशन, मंत्र क्या दिया इन्होंने? स्लो ग्रोथ लो इन्फ्लेशन। मतलब भैया इतनी महंगाई ना आ जाए कि लोग चिल्लाने लग जाए, थोड़ा महंगाई कम और ग्रोथ थोड़ा स्लो ही रहे लेकिन चलता रहे, पिक्चर में हम बने रहे। ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर सिग्नल है इक्विटी इन्वेस्टर्स के लिए, ये भी समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि इस वक्त जब बाजार में डर का माहौल होता है तो 100 रुपए की चीज आपको 70 रुपए मिल जाती है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ जो इक्विटी इन्वेस्टर्स की है, जो लोग बिना शिक्षा के, बिना इस तरीके से बस खाली इस दुनिया में लग गए, तो वो लोग बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। जब वो कोई चीज 400 रुपए की होती है तो कहते हैं बहुत महंगा है, अभी नहीं खरीदेंगे। और जब वो गिर गिरा के 250 रुपए पे जाती है तो कहते हैं अभी मार्केट गिर रहा है, अभी नहीं खरीदेंगे। मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछ के जाता हूं, जब महंगा था तो खरीद नहीं पा रहे थे, जब सस्ता है तो खरीदोगे नहीं? पहले ये बात क्लियर करो, खरीदोगे कब ना? तो इसलिए इसका मुझे कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर देना कि महंगा था तो खरीद नहीं पा रहे थे, सस्ता है तो खरीदोगे नहीं, तो भाई खरीदोगे कब? इसका उत्तर मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा। अब उसी में आरबीआई को पिक्चर में लाते हैं। 2025 का सबसे एग्रेसिव ईजिंग साइकिल की बात करें तो आरबीआई ने उस पिक्चर में 125 बीपीएस, बी फॉर बॉल, पी फॉर पैरेट, एस फॉर सन, बीपीएस कट अब तक का मेंटेन करके इन्होंने भी पिक्चर में अच्छी खासी एंट्री बना करके अपने आप को ठीक कर लिया। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ रहा होगा ये साहब बीपीएस क्या है? तो रेपो रेट में कुल 125 बेसिस पॉइंट्स की कमी आई। बीपीएस को कहते हैं बेसिस पॉइंट्स, राइट, की कमी आई है। और ये इंडिकेट करता है कि इकोनॉमिक स्लोडाउन के बावजूद भी इन्फ्लेशन जो है थोड़ा तमीज में रहे। ये इस बारे में चर्चा पर चर्चा। और इसको थोड़ा सरल करके समझाएं तो अभी बताया नहीं थे कि 10,000 रुपए तुम्हारे पास है, 20 रुपए किलो आलू आज तक खरीदते थे, अचानक से सवेरे निकले तो पता चला 30 रुपए किलो आलू हो गया। लेकिन तुम्हारा 10,000 रुपए 10,100 नहीं हुआ ना साहब। तो इसका मतलब है उसके लिए क्या किया गया? उसको तमीज में रखने के लिए, इन्फ्लेशन को तमीज में रखने के लिए हम आपके पास लिक्विडिटी को
थोड़ा सा इजी कर देते हैं, जिससे कि आप 10,000 अपने पास जो था वो भी करिए, थोड़ा कार व्यापार के पास बैंक पहुंच के उनसे भी ले लीजिए और थोड़ा कम ब्याज पे ही हमसे ले लीजिए और अपना आगे काम निकालिए जब तक महंगाई है। ये नहीं कि रोने बैठ जाना है ना। तो थोड़ा सा इन्फ्लेशन को तमीज में रखने के लिए व्यवस्था किसने कर दिया? आपके आरबीआई ने। ऐसे इन्वायरमेंट्स में इक्विटीज टिपिकली आउट परफॉर्मेंस करने लगते हैं, तो इक्विटी मार्केट में तो थोड़ा सा जान आएगी ही आएगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। वहीं फॉरेक्स रिजर्व्स की बात कर लिया जाए, इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस की बात कर लिया जाए, तो बूस्ट तो भाई उसमें भी मिल गया। 688.94 रफली भाषा में कह लें तो $689 बिलियन तक का जंप मिल गया, जो इकोनॉमी को स्टेबिलिटी का एक अच्छा खासा साइन देता है। तो ओवरऑल थोड़ा तारीफ की बात तो है ही है भाई इस गवर्नमेंट की, कि ओवरऑल इसने थोड़ा मिक्स खिचड़ी जैसे भी पकाई, बट अल्टीमेटली चीजों को स्टेबल कर दिया। नहीं तो ये बात याद रखिएगा कि थोड़ा हिस्ट्री भी पढ़ा करिए, पीछे के इतिहास को भी जा करके पढ़ा करिए। जब भी अमेरिका में कोई छींक आया जाया करती थी तो सबसे बड़ा, हम कह रहे हैं बुखार नहीं, टाइफाइड इंडिया में हो आ जाया करता था। लेकिन अभी देखिए लगातार पीछे के 6 महीने अगर आप देखिए तो 6 मंथ्स में आप देखिए हमने वॉर नहीं देखा, कि इन्फ्लेशन नहीं देखा, कि टैरिफ नहीं देखा, क्या क्या नहीं देखा। लेकिन उसके बावजूद भी इंडियन मार्केट हम और आपके वजह से, रिटेलर्स की वजह से, डीआईआईज की वजह से भरोसेमंद बनी रही, स्टेबल रही, उतनी ज्यादा टाइफाइड और बुखार और कोमा की तरफ नहीं गई। फॉरेक्स रिजर्व का जो जंप आया है ना, उसने फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी थोड़ा कंफर्ट कर दिया है। तो इंडियन इकोनॉमी थोड़ा स्लो है, लेकिन ये बात रखिएगा कि थोड़ा धीरे धीरे चल रही है और आगे स्ट्रांग हो जाएगी, जिस तरीके से इस वक्त डेटा मार्केट में अवेलेबल है इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक इंडिकेटर के माध्यम से। क्यों? क्योंकि इसमें फूड प्राइस को थोड़ा कंट्रोल्ड कर लिया गया, फ्यूल प्राइस को मैनेजेबल रखा गया, कोर इन्फ्लेशन पे बहुत अच्छी नजर बना के रखी गई कि कहां से किसको थोड़ा भी चुभ सकता है और कौन चिल्ला सकता है हाय तौबा हाय तौबा। उन सब सेक्टर्स पर बड़ी पैनी नजर रखते हुए मार्केट पे बड़ी अच्छी नजर बना करके तारीफे काबिल स्ट्रक्चर्स तैयार किया गवर्नमेंट ने। एप्रिसिएशन है तो एप्रिसिएशन बनता है। इन्फ्लेशन अगर कंट्रोल में रह रहा है तो रेट कट्स का एक्सपेक्टेशन जिंदा रहेगा, कोई तामझाम नहीं रहेगा। बॉन्ड्स थोड़ा सा इस बात को समझिएगा मूव किया। इक्विटी ने ओवर रिएक्ट अभी तो नहीं किया है, लेकिन ओवर रिएक्ट करने की संभावना दिख रही है। गवर्नमेंट जब भी एक्सपेंडिचर्स पे, कैपेक्स पर खर्च करता है तो समझ जाइए कि पैसा रोल हो रहा होता है, राइट। तो इंफ्रा प्रोजेक्ट्स का फ्लो जो है वो बढ़िया रहा। पीएसयू कैपेक्स की विजिबिलिटी बड़ी साफ सुथरी रखी। कैपिटल गुड्स स्टॉक्स में देखा जाए तो इंटरेस्ट प्रॉपर बना रहा। अब इसका थोड़ा सा आपको एक सरल करते हुए एक अच्छा सा मंत्र दे देते हैं। याद रखिएगा कि जब भी कभी भी गवर्नमेंट बाजार में इन्वॉल्व हो जाती है, बाजार मतलब ये नहीं कि बाजार में आके स्टॉक्स खरीदने लगती है, बाजार में जैसे इस वक्त फेड आया हुआ है, जैसे यहाँ पे आरबीआई आया हुआ है, जैसे इन्फ्लेशन को लेकर के रेट कट्स की बात हो रही है, तो इस तरीके से जब पिक्चर में गवर्नमेंट आ जाए, तो जब गवर्नमेंट खर्चा चालू रखे तो ये बात समझ जाइए कि तब मार्केट क्रैश नहीं होता बल्कि रोटेट होने लगता है। तो पिक्चर में इनके आने से आप यह बात समझिएगा कि मार्केट को एक रोल क्लियर हो जाता है और वो वहां से एक चलायमान स्थिति में हो जाती है। चलो भाई, अब थोड़ा सा हम लोग बड़े लोगों की बात कर लेते हैं, एफआईआई साहब की बात कर लेते हैं, डीआईआई साहब की बात कर लेते हैं, डॉलर को ले आते हैं, ग्लोबल अनसर्टेनिटी को ले आते हैं। क्यों? क्योंकि इससे पीछे वाली क्लास में अगर आपने पढ़ा होगा, भी मैंने 10 मिनट पहले बताया था कि एफआईआई के इन्वेस्टर्स में देखा जाए तो इन्होंने स्मार्ट एग्जिट लेकिन पैनिक एग्जिट नहीं किया। अगर कोई देगा ना, लगातार आप लोग न्यूज सुनते ही हैं भाई, मैंने सबसे पहली कड़ी में क्या कहा था, न्यूज सुनना और न्यूज को एनालिसिस करना, न्यूज देखना और पिक्चर के पीछे की समझ को तैयार करना जमीन और आसमान का अंतर नहीं है, पाताल और स्वर्ग का अंतर है। तो इस चीज को लेकर के थोड़ा सा सीरियस होइएगा। एफआईआईज और डीआईआईज के संदर्भ में मनी दर्शन क्या कहती है, एफआईआईज का बिहेवियर क्या कहता है। तो बिहेवियर मैंने कहा था कि इन्होंने स्मार्ट एग्जिट लिया है, कोई डर के नहीं भागे हैं कि बादल गिर गया भागो। स्मार्ट एग्जिट हुई है। स्मार्ट एग्जिट का मतलब, अगर आपको पता है कि कोई चीज आपने 100 रुपए में खरीदा है और वो 80 रुपए जाने वाला है तो एग्जिट रखो ना।
20 रुपए कम हो जाए तो 80 रुपए में फिर खरीद लेना। लेकिन जब हम 100 रुपए में से कोई चीज बेचते हैं तो हमारे अंदर मोह माया जाग जाती है कि भैया 100 रुपए में हम तो लॉस बुक कर रहे हैं। अरे लॉस बुक कर रहे हो, ये बात सच है कि वहां लॉस बुक हो रहा है, लेकिन वो चीज जो नीचे जा रही है, जो 60-70 में अपॉर्चुनिटी मिलेगी कल खरीदने में, तो वो जो पैसा निकाले थे वो यहाँ से ज्यादा बाइंग पावर हो जाएगी ना। लेकिन मुद्दा है कि इसके लिए शिक्षा पानी होती है, इसके लिए अच्छे इंस्टीट्यूट को फॉलो करना होता है, इसके लिए आपको स्टॉक मार्केट में एक अटेंटिव स्टूडेंट्स की परिभाषा के तहत अपना परिचय देना पड़ता है। तो इसके लिए आपके साथ स्थानीय ट्रेडिंग स्कूल बना हुआ है। जितने लोगों को क से लेके ज्ञ तक, इस दुनिया के क से लेके ज्ञ तक का जानकार बनना है, वो हमारे साथ ऑफलाइन और ऑनलाइन किसी भी माध्यम से जुड़ सकते हैं। एक इसमें अनाउंसमेंट और कर देते हैं, कई बार हमारी तरफ से सूचना आई कि टेलीग्राम पर आपको किसी न किसी एंगल से जोड़ दिया गया है जो कि हमारे नाम पर ही है, लेकिन यह मैं आपको बड़ा क्लियर और सुनिश्चित कर दूं कि ना तो हम कोई टिप्स, ना कोई सब्सक्रिप्शन, ना कोई इस तरीके कोई व्यवस्था नहीं करते। ये जो लाइव मार्केट की संडे की क्लास चलने जा रही है, इसके लिए हम आपसे 1 रुपए भी चार्ज नहीं करते। लेकिन हमारे पास पश्चिम बंगाल, दिल्ली, गुड़गांव, अपने प्रयागराज, बनारस, इस तरीके जितने हमारे स्टूडेंट ऑनलाइन और ऑफलाइन वाले हैं, उन्होंने हमें संस्था को खुद ही कॉल करके बताया कि इस तरीके से आपके नाम पे ही टेलीग्राम चैनल बना हुआ है और वहां पर संडे की क्लासेस को लेकर के लाइव जो क्लास चल रही है उसके लिए एक रजिस्ट्रेशन या किसी एक होता है ना टिप सेलिंग के नाम पर। तो मैं आप लोगों को बहुत क्लियर कर देता हूं कि ऐसी किसी चीजों में बिल्कुल ना फंसे, ऐसी चीजों से बिल्कुल दूर रहें, प्रॉपर एजुकेट करें अपने आप को और संस्था के ऑथेंटिक चैनल से ही जुड़े, जो कि आपके अपने YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उससे जुड़े, या फिर संस्था को कॉल करके ही डायरेक्ट अपने आप को हमारा हिस्सा बनवाएं। ऐसी किसी भी फ्रॉड चीजों में ना फंसे। तो चलिए एक कदम आगे चलते हैं। अगर इंडेक्स में आप देखेंगे ना तो ज्यादा डैमेज नहीं हो रहा। मिड और स्मॉल कैप में आप एक हैवी प्रेशर तो देख ही रहे हैं। अगर हम लोग FIIs और DIIs को इसके पिक्चर के अंदर लाएं तो ये बात याद रखिएगा कि जैसे ही FIIs भागना शुरू करते हैं उसका सीधा सीधा असर हमारे स्टॉक बाजार, हमारे इक्विटी बाजार में सीधा सीधा पड़ने लगता है, क्योंकि FIIs जैसे ही एक बड़ा फंड निकालते हैं हम धड़ाम से नीचे की ओर चले जाते हैं। तो इसका कंट्रोल एक तो ये निकाले, ऊपर से दूसरा इसका असर दूसरे ऊपर भी पड़ जाता है। तो जब भागो भागो तो उसमें 10, 20, 50, 100 लोग और साथ जुड़ जाते हैं, तो इसका एक इम्पैक्ट, और मैंने इससे प्रीवियस वाली वीडियो में भी पढ़ाया था कि उसका सीधा सीधा मिड कैप और स्मॉल कैप की कंपनियों पर एक बड़ा असर पड़ जाता है। तो इस चीज को लेकर के भी आपको थोड़ा सा सीरियस रहना है। FIIs रिस्क रिड्यूस कर रहे हैं, भाग नहीं रहे हैं। जिसका उदाहरण मैंने आपको कहा था कि अगर कोई चीज 100 रुपए से 70 रुपए पे आ रही है तो बुद्धिमानी यही है कि वहां पे एग्जिट करके 70 रुपए पर फिर से बाइंग बनाई जा सके। पर इंडिया स्टोरी अगर यहां देखा जाए तो इसमें इस बात को लेकर के भाग नहीं रहे हैं। अब यहां पे 2 भाग शब्द आया है भाई। अगर हम इंडिया स्टोरी की बात करें तो वो भाग नहीं रहे। अब यहां भाग शब्द को 2 समझिएगा, एक भाग लेना और एक भाग लेना। एक भाग लेने का मतलब पार्टिसिपेट करना और एक भाग लेने का मतलब है कि वहां से अपना दंड कमंडल उठाए और निकलना पड़े अकेले हो लिए। तो ऐसे नहीं होता। तो इस वक्त अगर आप देखेंगे तो DIIs, म्यूचुअल फंड, रिटेल इन्वेस्टर, ये जो रिटेल की हमारी और आपकी ताकत है, इसने मार्केट में भाग लिया है। भाग लिया है मतलब पार्टिसिपेट किया है, उसके अंदर आकर के एक अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है। म्यूचुअल फंड डिप्स पर इतने एक्टिव रहे, SIP फ्लो स्टेबल रहा, इंश्योरेंस सेक्टर में लॉन्ग टाइम बायर्स का एक रुझान आया। इसका मतलब है कि हम और आपने अपने बाजार पर भरोसा दिखाकर FIIs के भागने से डरे नहीं, उसके पीछे और नहीं लग गए। इसको थोड़ा सा और सरल करके समझा देते हैं। कई बार तुम गए और 100 आदमी कार्ड दे के आए कि भैया हमारे यहाँ ऐसा ऐसा फंक्शन है, ऐसा ऐसा प्रोग्राम है, आना। ठंडी बहुत पड़ गई, कोई आया ही नहीं। तो आप क्या किए कि इस हफ्ते देखे ना, इसको बाजार से जोड़ के चलना। तो शादी में या उस कार्यक्रम में मेहमान कम आ गए तो तुम डरे नहीं, तुमने फटाफट अपने उन दोस्त को, उन दुश्मनों को, उन दोस्तों को बुलाया जिनको आज तक कभी दावत देवे नहीं करते थे, और फटाफट अपने खुद के परिवार के सारे लोगों को इकट्ठा करके उस पार्टी को संभाल लिया, डीजे फिर ऑन करवा दिया, सब्जी उब्जी फिर करवा लिया, कढ़ाई उड़ाई में सारी सब्जी को निकलवा के पूरे मोहल्ले में ले जा खुदा बांट दिए, व्यवहार बना लिए। तो इसका मतलब तुम उस मेहमान से नहीं डरे जो आपके यहाँ नहीं आया बुलाने पर, बल्कि आपने अपने घर वालों को ही मेहमान बनाया और पूरी पार्टी को फिर बेहतरीन संभाल करके
इज्जत भी बचाया और रौनक भी बढ़ाया। तो उसी तरीके से हमारे रिटेल इन्वेस्टर, एफआईआईज, म्यूचुअल फंड, इन साहब लोगों ने भी सेम यही चीज करके अपने बाजार को संभाल लिया। अब तक अगर आप एफआईआईज की बात करें तो ग्लोबल आउटफ्लोज का कंटिन्यू ये काम कर रहे हैं। ऑनगोइंग प्रेशर इमर्जिंग मार्केट पर बनी हुई है। ये ट्रेंड ऑनगोइंग रहा है, पर फ्राइडे को अगर देखा जाए तो लोकल बाइंग ने आराम से मार्केट को फिर से रिकवरी कर दी। वहीं थोड़ा सा अगर आप डॉलर और रुपए को भी देखिए तो उसकी भी लड़ाई में नो डाउट रुपए बहुत अच्छे से पटका गया, पछाड़ा गया, अपने एकदम सपोर्ट पर आकर खड़ा हो गया था, लेकिन फिर उसने रिकवरी भी करी, फिर इंपोर्टर्स का डिमांड भी क्रिएट किया और रुपीज ने एक मंथ में फिर से उसी जगह पर वापस आने के बाद अराउंड 89.27 प्रति डॉलर के हिसाब से खड़ा हो गया। मतलब फिर से वापस पिक्चर के अंदर एंट्री का, ये नहीं कि सरेंडर कर दिया। और इसमें आरबीआई का जो इंटरवेंशन था वो भी तारीफ काबिल था, यह भी बात मानना पड़ेगा। और यही कारण है मैंने लगातार कहा कि आप लोगों को न्यूज को रिसर्च बेस पे पढ़ना होगा, खाली सुन के नहीं। कौवा कान ले गया तो उसके पीछे नहीं भागना है, थोड़ी देर के लिए छूक देख लेना है नहीं है ना। तो रुपीस का जो रिबाउंड हुआ है ना, उसका भी एक इंपैक्ट पड़ेगा। क्या इंपैक्ट पड़ेगा? जो इंपोर्टर थे वो थोड़ा सा फिर से रिलीफ हो जाएंगे, जो एक्सपोर्टर्स का मार्जिन था थोड़ा सा कंसोलिडेट कर जाएगा, रिस्क का जो सेंटिमेंट था वो थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। बायर इंपोर्टर डॉलर बिड के मामले में एशियन पीयर्स वीक की वजह से थोड़ा सा कॉशियस हो जाएंगे, लेकिन कोई गंभीर विषय नहीं बनेगा। फिर से मार्केट में धीरे धीरे रिकवरी होगी। इसी वजह से अगर देखा जाए तो हर डिप पे बाई आया है, सपोर्ट लेवल्स होल्ड हुए हैं, मार्केट फ्रैक्चर्ड नहीं हुआ, स्टेबलाइज्ड हुआ, राइट। तो मतलब अगर देखा जाए कि मार्केट जो है ना तब नहीं गिरता जब पैसा भागता है। अब फिर भागने का मतलब क्या समझो कि पैसा पार्टिसिपेट करता है या पैसा निकलता है, राइट। मार्केट तब नहीं गिरता जब पैसा भागता है। तो यहां पैसा भागने का मतलब क्या है कि पैसा जो है निकल लिया। मार्केट में पैसा भागे या ना भागे वो विषय अलग हो जाएगा। तब रेंज में रहे जब पैसा सिर्फ और सिर्फ रोटेट करता रहे। इस चीज को समझिएगा, पैसा भागने के संदर्भ मत बनाओ कि रुपया भाग रहा है तो उसका बाजार पे बहुत बड़ा असर पड़ जाएगा, या दूसरा बाजार से पैसा भाग गया निकल के निकाल लिए। तो दोनों संदर्भ में आपको इस चीज को समझना है। एक पैसा भागे मार्केट तब ऐसे ऐसे करके ना रुपया भागना शुरू कर दिया तो गोल्डन रूल सुनना, एक लाइन के अंदर समझाते हैं। मार्केट में तब गिरावट आपको देखने को मिल जाएगी जब आपका पैसा भागना शुरू हो जाएगा, और तब रेंज में रहता है जब पैसा रोटेट करता रहता है। पैसा भागने का मतलब मैंने बता दिया है, पार्टिसिपेट करना, और एक भाग लेने का मतलब वहां से भाग लेना। तो इस चीज को लेकर के हमेशा से इस बात को समझिएगा कि मार्केट को लेकर के आपको इस विषय पर हमेशा से ध्यान रखना है। और वहीं हम लोग ना तीन चीजों की बात भी करेंगे, करेंसी दर्शन, प्राइस एक्शन और टेक्निकल चार्ट। ये तीन चीजों को लेकर के चर्चा का विषय बनाएंगे। प्राइस एक्शंस में क्या काम करेंगे, अर्ली वीक की बात करेंगे, मिड वीक की बात करेंगे और लेट वीक की बात करेंगे। हफ्ते का इमोशनल रोल की बात करेंगे कि अर्ली वीक रही तो यार आपको पता है कि वीकली जो है अगर देखा जाए तो सेंटिमेंट मिला जुला रहा, सेलिंग प्रेशर रहा, ट्रेडर्स थोड़े से नर्वस रहे। लेकिन अगर हम मिड वीक की बात करें तो थोड़ी वॉलेटिलिटी जो है हाई रही, फॉल्स ब्रेकआउट मिले, इंट्राडे में ट्रैप्स लोग हुए। अगर हम लोग लास्ट वीक की बात करें तो शॉर्ट कवरिंग आ गई, सेलेक्टिव बाइंग हो गई, क्लोजिंग जो है वो थोड़ी सी स्टेबिलिटी में आ गई। और इसका रिजल्ट क्या मिला मार्केट में? इसका रिजल्ट मिला कि मार्केट कंफ्यूज्ड नहीं हुआ, बल्कि मार्केट्स में जो पार्टिसिपेंट्स थे वो बेचारे बहुत है कंफ्यूज्ड हो गए। मार्केट तो पहले से क्लियर था ना, मार्केट तो जिस चीज को झेल रहा है वो तो झेल ही रहा है ना। तो अब आप लोग को एक चीज का निचोड़ समझाने की कोशिश करता हूं कि अब मार्केट ऊपर है से पैसा नहीं बनेगा। जैसे आप लोग कहते हैं ना निफ्टी 50 वो ऊपर है,
इसका मतलब ये नहीं समझना कि अब मार्केट ऊपर है से हमारा पैसा बनना शुरू हो जाएगा। कौन सा स्टॉक परफॉर्मर है, कौन सा स्टॉक ऊपर है, इससे पैसा बनेगा। इसका मतलब थोड़ा समझना है इस चीज को। बाजार, अब तक आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे क्वेश्चन भी पूछते हैं भाई इस मामले में कि सर बाजार तो ऊपर गई, निफ्टी 50 तो ऊपर गई, लेकिन हमारा स्टॉक वो नहीं बढ़ा। थोड़ा सा समझो, निफ्टी 50 को सही से देखो। निफ्टी 50 इसका मतलब दैट इज द ओनली बास्केट ऑफ 50 कंपनी। वो 50 कंपनियों का बास्केट है। पता ना तुम्हारी वाली कंपनी कौन वाली जगह है। अब सरसों बराबर कंपनी हो और निफ्टी 50 में उसका कोई रोल है ना हो और आप उसको भी लेके पड़े हुए कि बाजार भागी हमारी वाली नहीं भागी, तो बस वही लफड़ा हो जाएगा। लफड़ा क्या हो जाएगा कि आपको निफ्टी 50 को समझना पड़ेगा, अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस को देखना पड़ेगा, इसको लेकर के समझदारी बढ़ानी पड़ेगी कि आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आपकी कंपनी का वेटेज निफ्टी 50 में कितना है, सेक्टर में उसका वेटेज क्या है। ये एक लंबी स्टडी और रिसर्च का विषय है, इसीलिए हैंड होल्डिंग कराते हुए कल से लेकर ज्ञ तक पढ़िए, क्योंकि ये स्टॉक बाजार इतनी छोटी, इतनी सस्ती और इतनी इजी चीज नहीं है, राइट। यह एक शोध का विषय है, ये एक प्रॉपर रिसर्च का विषय है। हर सेक्टर्स की भी बात कर लें इसमें, तो सेक्टर्स के दर्शन को भी कराते हैं, थोड़ी सी सेक्टर्स की भी असली कहानी आप लोगों तक पहुंचाते हैं। बैंकिंग और फाइनेंशियल्स आपको पता है कि ये हमारा बैकबोन होता है। आरबीआई सपोर्ट दिया है, क्रेडिट डिमांड का इंपैक्ट पड़ा है, वैल्यूएशन रीजनेबल हुई है, कोर होल्डिंग सेक्टर्स एंटर किए हैं। अगर हम लोग रियलिटी और हाउसिंग की बात करें तो रेट सेंसिटिव रहे हैं, डिमांड थोड़ी सी क्लियर हुई है और विजिबल भी हुई है, मोमेंटम प्लस पोटेंशियल प्ले होना शुरू हुआ है। अगर हम लोग ऑटो सेक्टर्स की बात करें तो भैया ऑटो सेक्टर में फाइनेंशियली जो कॉस्ट हुआ है ना, जो फाइनेंसिंग कॉस्ट रिलीव किया गया है उसका बड़ा इंपैक्ट पड़ा है। रूरल डिमांड में थोड़ा सा विजिबिलिटी क्लियर हुई है और सपोर्ट मिला है, स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रेंथ में आए हैं। आईटी सेक्टर में तो मार्जिनल आपको पता ही है कि थोड़ा सा ये करेंसी वाले में बड़ा इनको सपोर्ट मिल गया था, तो आईटी को लेकर के रुपीज की वजह से और डॉलर की वजह से इनको टेलविंड मिल गया है। ग्लोबल स्लोडाउन हेज होने की वजह से थोड़ा सा डिफेंसिव हुए हैं और हेज सेक्टर में काम कर रहे हैं। फार्मा की बात करें तो एक्सपोर्ट स्टेबिलिटी ठीक रही है, स्टॉक स्पेसिफिक ट्रिगर हुए हैं, सेलेक्टिव अपॉर्चुनिटी बनी रही है, इस पर लोगों ने काम किया है। अब एक सेकंड फिर तुम लोगों को रोक देते हैं मेरे भाई, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रोक देना। क्यों? क्योंकि एक अनाउंसमेंट करना आप लोगों के लिए बहुत आवश्यकता है, क्योंकि ये जो हम आपके साथ कर रहे हैं ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस से आपको अपने पैर पे शिक्षित कर देने के लिए है। अगर आप सोचें कि हम यहाँ पे आपको हम टोटल न्यूज जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं न्यूज के उन सबको रिसर्च करके मेहनत से आप तक कोई चीज पहुंचाते हैं, तो इसका मतलब नहीं है कि हमने ऑटो सेक्टर कह दिया, मेटल सेक्टर कह दिया, कमोडिटी सेक्टर कह दिया तो बस भैया बस अब आप लोगों को मिल गई सारी कुंजी खजाने की, तो अब वो चाबी ले टहलते हुए वहां जाकर खोलने लगना। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एजुकेशन के पर्पस से है। यहाँ कोई बाइंग नहीं, कोई सेलिंग नहीं, कोई डिमांड नहीं, कोई सप्लाई नहीं, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं, कोई टिप सेलिंग नहीं, कोई होल्डिंग नहीं, किसी भी प्रकार से हम आपको इन सब चीजों के लिए मोटिवेट नहीं करते। तो एक बात क्लियर रखिएगा, यहाँ पर इसको किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजरी शब्द से मत जोड़िएगा। ये आपका खुद का अपना रिस्क है, कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना। दूसरी आपकी समझ, आपकी बुद्धि का स्तर है, कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना। इसके लिए बेहतर यह है कि अच्छा शिक्षा ले लो और कोई फाइनेंशियल एडवाइजर जो कि सेबी रजिस्टर्ड हो उसके साथ जुड़कर काम करो ना। मैंने हमेशा आप लोगों को कहा है कि सांप का मंत्र ना है, ये ना हो कि बिच्छी के, मैं भूल भी गया यार, इसको कहा जाता है कि अगर बिच्छी का मंत्र ना आता हो तो सांप के बिल में हाथ नहीं डालना चाहिए। आई होप सभी लोग इससे पहले भी आप लोगों ने इस चीज को देखा होगा, सुना होगा। तो मेटल्स की बात करें तो चाइना को मैंने आपको बताया था कमोडिटी सेक्टर पढ़ाते हुए कि कमोडिटी सेक्टर में चाइना को हमेशा डिमांड के रूप में देखते रहना। अगर थोड़ा डाउट आएगा तो ये बात समझिएगा कि मेटल्स में फिर से नकारात्मकता देखने को मिल जाएगी। ग्लोबल स्लो डाउन का जो फियर है ना वो इस सेक्टर को ना अंडर परफॉर्मर बनाए रखेगा, तो उसको पैनी नजर रखना है। ये नहीं कि हम किसी स्टॉक्स में घुस गए और वो गिर रही है तो हम कहें हमारे साथ ही ऐसा काहे होता है भाई कि हम लगाए और उसी दिन से मार्केट गिरने लगी ना। तो ऐसा कुछ नाटक नौटंकी नहीं चाहिए। मिड कैप और स्मॉल कैप्स की बात करें तो वैल्यूएशन का स्ट्रेस आज भी है, एफआईआईज का एग्जिट का प्रेशर इनके ऊपर बना रहेगा, हाई रिस्क लो मार्जिन का एरर इनके ऊपर कंटिन्यू बरसता रहेगा। ये मैं हर वीडियोस में आप लोगों को पढ़ा बता चुका हूं।
अब एक कदम आगे चले तो हम डेरिवेटिव्स और टेक्निकल, देखो भाई इसमें डेरिवेटिव्स और टेक्निकल दोनों को एक साथ जोड़ करके बताएंगे, राइट, कि मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा होगा, डेरिवेटिव्स क्या कहता है, आपका टेक्निकल चार्ट क्या कहता है। वीकली एक्सपायरी की बात करें तो उसमें शार्प स्विंग देखने को मिला है और लगातार एक्सपायरी में भी मिल ही रहा है। की लेवल्स पे ऑप्शंस राइटिंग बड़ी बेहतरीन हुई है। अब बहुत सारे लोगों को ये बात समझ नहीं की लेवल्स क्या होता है, तो साहब की लेवल्स में दो तरीके का लेवल होता है, एक साइकोलॉजी लेवल होता है, एक एक्चुअल लेवल होता है ना। अगर किसी स्टूडेंट्स को ये की लेवल्स ना निकालना आता हो, की लेवल्स ना जानना हो, किसी तरह से हो सकता है वो एजुकेट ना हो पाया हो, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए तो हम की लेवल, साइकोलॉजी लेवल और एक्चुअल लेवल फाइंडिंग, इसको पूरा डेटा के साथ आपके साथ पढ़ा देंगे। स्ट्रक्चर्ड पढ़ाई पढ़ा देंगे जहां से आप लेवल्स को लेकर के बहुत कुछ सीख जाएंगे और 0 से लेकर 100 तक सीख जाएंगे, राइट। तो अगर किसी को की लेवल्स पर कोई डाउट होगा तो मुझे नीचे अपने परिवार में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। शॉर्ट कवरिंग एक रैलीज के रूप में देखने को मिल सकती है मार्केट। अब तुम लोग को एक बात देखो, बहुत अच्छी और गंभीर गोल्डन रूल और बता देते हैं ना। गोल्डन रूल जब भी बोला करें तो इसको इंपॉर्टेंटली नोट किया करिए, कहीं ना कहीं काम आएगा, राइट। मार्केट ऊपर बिल्कुल इसलिए नहीं जाता क्योंकि सब बुलिश हो जाते हैं। बुलिश का मतलब खरीदने लगते हैं। मार्केट ऊपर इसलिए बिल्कुल नहीं जाता कि लोग सेंटिमेंटल बुलिश हो जाते हैं। मार्केट ऊपर इसलिए जाता है क्योंकि जो बेरिश लोग हैं ना वो बेचारे मजबूर हो जाते हैं। अब देखो फिर बड़ी काम की बात, लेकिन संस्कृत में कर दी है। फिर कुछ लोगों को तबाही आ जाएगी जिंदगी में, कह रहे भैया बताए तो ठीक है, अच्छा भी लग रहा है, लेकिन है क्या, राइट। तो इसको थोड़ा सरल कर देते हैं। मैंने क्या कहा कि मार्केट इसलिए ऊपर नहीं जा रहा है कि लोग बुलिश हैं, मार्केट इसलिए ऊपर जा रहा है कि बेरिश मजबूर है। अब देखो कितनी अच्छी बात बताएं, लेकिन इसको थोड़ा सरल करके समझाते हैं। बस समझो, जैसे आप जिस जगह पर उपस्थित हो, जहां पे खड़े हो ना, उसमें कोई भी एसेट्स को निकाल लो। जैसे कमरे के अंदर हो, घर के अंदर हो तो घर को एसेट मान लो, अपना मोबाइल वही निकाल लो और इसको मोबाइल को एसेट्स मान लो। एसेट्स मान लो अपने चारों ओर, कोई भी चीज जो भी आपकी व्यवस्था हो उसको मान लो। जैसे मैं यहाँ पे स्टॉक मार्केट में मैं मान के चलता हूँ ये कोई एसेट है, ये कोई सेगमेंट है, इसी को मैंने उदाहरण बना लिया। तो अगर मैं बुलिश हूं, मतलब हम कह रहे हैं 1 करोड़ रुपए में बेचेंगे तो मैं तो बुलिश हूं। मैं कह रहा हूं कि मैं इस मकान को 10 करोड़ में बेचूंगा तो मैं तो बुलिश हूं। आप कहेंगे मैं अपना खेत 2 करोड़ में बेचूंगा तो आप तो बुलिश हैं। आप अपना मोबाइल निकालिए जेब से, कहिए कि मैं इसको 10 लाख रुपए में बेचूंगा तो आप तो बुलिश हैं। बेचते रहिए। आपके बेचने से क्या होता है? मार्केट ऊपर जाएगी क्या? बिल्कुल नहीं जाएगी। इसका मतलब अगर मैंने इसको 10 लाख रुपए में बेचने के लिए कहा है तो बेचारा जो बेयरर है वो मजबूर होना चाहिए एक खरीदे पे। तुम बेचना चाहते हो, इससे क्या लेना देना? ऐसा तुम प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? थोड़ा सा विषय को समझिए। तो इसका मतलब बेयरर मजबूर होगा तब मार्केट ऊपर जाएगी। इसका मतलब डिमांड और सप्लाई के गेम को प्रॉपर समझना है, राइट। इसमें प्रॉपर आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, इंडेक्स चार्ट, कोरिलेशन, मार्केट अपडेट्स, ट्रेंड, सब कुछ का एक मिला जुला ना आपको पूरा पूरा क्या निकालना है? डेटा निकालना है, राइट। तो अगर हम लोग बात करें ओवरऑल मिला जुला कि भैया इस वीक अगर हम इन सबको आधार बना लें तो इस वीक और अगले वीक को लेकर के हम क्या सोच सकते हैं? तो इन्फ्लेशन डेटा भाई फिर से तुमको उतने ही नजर रखनी पड़ेगी। डॉलर और बॉन्ड यील्ड्स पर फिर से आपको उतना ही ध्यान रखना पड़ेगा। एफआईआईज के बिहेवियर को सेम तरीके से ट्रैक करते रहना पड़ेगा। की इंडेक्स लेवल पर, जोन्स पर आपको बहुत ज्यादा काम करते रहना पड़ेगा। टेक्निकल चार्ट पे देखा जाए तो निफ्टी नो डाउट अपने लोअर जोन पर सपोर्ट तो भाई पाई है। रेजिस्टेंस की बात करें तो ऊपर सप्लाई जोन पे आज भी रेजिस्टेंस पूरा प्रॉपर तैयार है। बैंक निफ्टी की बात करें तो वो भी सेम तरीके से परफॉर्म कर रही है, अपने सपोर्ट लाइन पे थोड़ी सी इंटैक्ट हुई है। अपसाइड इनिशिएटेड विदाउट फ्रेश ट्रिगर अभी करने के मूड में नहीं है। लेकिन इन सब को ध्यान में रखते हुए एक बात समझिएगा कि अगला रास्ता आपके लिए कैसा आसान होगा कि कैसा होगा, उसके लिए समझिएगा कि न्यूज के रिएक्शन से काम नहीं चलेगा। कॉन्टेक्स्ट में जाकर के आपको उसको गहन चर्चा करना पड़ेगा, गहन अध्ययन करना पड़ेगा। ग्लोबल क्यूज को इग्नोर तो बिल्कुल काम करने से काम नहीं चलेगा। अगर आपको बिना पढ़े ट्रेड करना है तो भाई मैं ये कह रहा हूं ना, तुम 10-20 रुपए भी मत खर्च करो। हम तो कह रहे हैं ना कि तुम यूट्यूब चैनल पर भी मत आओ, बैटरी भी मत खर्च करो, इंटरनेट की भी कॉस्ट मत खर्च करो। तुम क्या करो कि एक सिक्का निकालो, अगर हेड आए तो मार्केट ऊपर जाएगी,
टेल आवे तो मार्केट नीचे जाएगी, साली मार्केट भाड़ में जाए, बस यही वाला काम कर लो। लेकिन अगर इसके पलट तुमको थोड़ा भी सीरियसनेस है, पढ़ना है, तो भैया सिर तो दुखाना पड़ेगा, एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगाना पड़ेगा। तो न्यूज के रिएक्शन से काम नहीं चलेगा। सिर्फ सुन करके सोचो कि ट्रेड में घुस जाए, स्टॉक मार्केट में घुस जाए, तो इतनी भी आसान खिचड़ी नहीं है, इतना भी आसान हलवा नहीं है। कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना पड़ेगा, ग्लोबल क्यूज को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना पड़ेगा, सेक्टर के रिलेशन को आपस में कोरिलेट करना पड़ेगा, पैसे की साइड को देखना पड़ेगा, उस पर फोकस करना पड़ेगा, डिसिप्लिन को लेकर आना पड़ेगा, एक्साइटमेंट पे कंट्रोल लगाना पड़ेगा। हाई रिटेंशन कैसे काम किया जाता है, किस तरीके से मार्केट में अपने आप को लगातार सीखने की प्रवृत्ति, सीखने की प्रणाली में लगे रहना है, इस पे आपको बहुत चर्चा और परिचर्चा गहन रूप से करना पड़ेगा। तो इस हफ्ते अगर मार्केट ने एक बात तो बड़ी क्लिस्टर क्लियर कर दी कि बाजार हर दिन पैसा कमाने के लिए नहीं होता, कुछ दिन बाजार समझने के लिए भी होता है। जो ट्रेडर समझ गए वो भाई पैसा कमा ले जाएंगे, और जो लोग नहीं समझे उनके लिए मेरी तरफ से एक व्यवस्था कि अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल के चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन बैचेस को यकीनन ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपके साथ 100% हैंड होल्डिंग करके डेडिकेटेड होकर के आपके साथ आपको एजुकेट करने के लिए निरंतर आपके साथ अथक रूप से लगे रहेंगे। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए, अपने ख्याल का भी ख्याल रखिए। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आशुतोष अस्थाना साइनिंग आउट। गॉड ब्लेस।